हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 यूनिट 8 के फर्स्ट एसक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 8 के फर्स्ट एसक्यू वेयर यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स इन अ एप्रोप्रिएट वर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ रिएक्शन। मतलब कि ऐसा कौन सा रेट है जहाँ पर एंजाइम इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, मतलब इंक्रीज द रेट। ये जो रेट है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड, सो व्हाट विल हैपन टू द एंजाइम रेट? सो इट विल इंक्रीज the rate of the enzyme increases the rate at which the equilibrium is attained in a reaction. So this was the first question. Second question, enzyme the activation energy of the reaction. So enzyme का काम है किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना। एंजाइम का काम है किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना, लोअर कर देना। थर्ड क्वेश्चन, एंजाइम ओवरकम द एंट्रोपिक बैरियर टू केमिकल रिएक्शंस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। मतलब कौन से इफेक्ट से वो ओवरकम करता है एंट्रोपिक बैरियर को। प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट से ओवरकम करता है एंट्रोपिक बैरियर को। सो इट ओवरकम द एंट्रोपिक बैरियर टू केमिकल रिएक्शन बाय proximity and orientation effect. The fourth question, in which state the chemical bonds are in the process of being formed or being broken? So in transition state, you have heard about transition state, आपने पढ़ा होगा transition state के बारे में। transition state में क्या होता है, chemical bonds जो है किसी भी process में वो या तो formed होंगे या they will be broken. So it will be a transition state. Let's move toward HQ2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ पे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एक्कम्पनाइड बाय। मतलब अगर हमने एंजाइमेटिक रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हो सकता है। वी हैव टू मार्क द करेक्ट पॉइंट। सो एक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा कॉन्टिन्यूसली, एक्टिविटी विल डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, एक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस। सो आंसर विल बी एक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। यानी कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का, तो एक्टिविटी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। एक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीज कर जाएगा उसके बाद में डिक्रीज कर जाएगा। जब हम टेम्परेचर ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन को बढ़ा देंगे, तो एक्टिविटी पहले बढ़ जाएगा, उसके बाद में एक टाइम आता है उससे ज़्यादा फिर वो बढ़ ही नहीं सकता, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो फर्स्टली इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। ओके, ये है आपका एसक्यू थर्ड, जहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यू हैव टू ईदर मार्क द ट्रू ऑप्शन और द फॉल्स ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज allostatic effector function by binding not to the active site but to an alternative site on the enzyme. So allostatic effector का फंक्शन बता रखा है कि ये बाइंड करता है अल्टरनेटिव साइड ऑफ द एंजाइम पे, नॉट टू द एक्टिव साइड। मतलब ये एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करता, एलोस्टेटिक इफेक्टर बाइंड करता अल्टरनेटिव साइड ऑफ द एंजाइम। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये है आपका ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा है एंजाइम फॉस्फोराइलेशन कैन रिजल्ट ईदर इन अ मोर एक्टिव और लेस एक्टिव एंजाइम। यानी कि एंजाइम फॉस्फोराइलेशन अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट में या तो वो मोर एक्टिव हो जाएगा या तो वो लेस एक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, या तो एक्टिव मोर होगा या तो लेस एक्टिव होगा, ये भी है ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन, इन अ फीडबैक मैकेनिज्म the end product of the metabolic pathway does not inhibit the first enzyme of the pathway। बोल रहा है कि अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो जो एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक पाथवे का
वो फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे को इनहिबिट नहीं करता, सो इनहिबिट करता है, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। रिवर्सिबल interconversion of an active enzyme to an inactive form does not regulate the enzyme activity। यानी अगर रिवर्सिबल इंटरकन्वर्शन हुआ किसी भी एक्टिव एंजाइम का इनएक्टिव से, रिवर्सिबल इंटरकन्वर्शन मतलब कि एक इनएक्टिव था फॉर्म जिसको हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा, यानी उसको रिवर्सिबल इंटरकन्वर्शन किया, तो ये क्या एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करेगा? सो ऑफकोर्स अगर हमने उसको इनएक्टिव से एक्टिव में इंटर कन्वर्शन किया तो वो एंजाइम को रेगुलेट करेगा, सो डज नॉट बोला है, इट विल बी ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह से फर्स्ट सेकेंड इज करेक्ट एंड द थर्ड फोर्थ इज फॉल्स। एंड we have completed the discussion of SEQ1, SEQ2, SEQ3. Moving toward SEQ4, 5. SEQ4, tick the most appropriate statement. Isoenzymes are electrophoretic variant of the same enzyme. Electrophoretic variant, यहाँ पे आइसोएंजाइम के बारे में करेक्ट टिक करना है। पहला वाला है पहला वाला जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट ऑफ द सेम एंजाइम। दूसरा वाला है इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द साइड चेन। सो फर्स्ट वन ऑफ द आइसोएंजाइम के बारे में जो हमें टिक करने करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट ऑफ द सेम एंजाइम। Second one is electrophoretic variant or modification of this by modification of side chain. Third one is electrophoretic variant of the same enzyme which are genetically determined. And the fourth one is different enzyme acting on the same substrate. There are 4 options about isoenzyme. पहला है इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट सेम एंजाइम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होगा साइड चेन के मॉडिफिकेशन से, थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएशन सेम ही एंजाइम का है लेकिन जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और फोर्थ है डिफरेंट एंजाइम एक्ट कर रहा है सेम सबस्ट्रेट पे। तो करेक्ट क्या होगा अबाउट आइसोएंजाइम? करेक्ट विल बी द करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। Option number 3 is your correct answer. That electrophoretic variant of the same enzyme which is genetically determined is isoenzyme. Same enzyme का और genetically determined है, वही isoenzyme है। तो this is the most appropriate statement about isoenzyme, that there is a electrophoretic variant of the same enzyme which are genetically determined, मतलब सेम ही एंजाइम का इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट है जो जेनेटिकली डिटरमाइंड है। सो ये क्वेश्चन सिर्फ टिक मार्क में नहीं, ये वन वर्ड एक्सप्लेनेशंस में भी आ सकते हैं। दैट व्हाट यू नो अबाउट आइसोएंजाइम, डिफाइन आइसोएंजाइम। सो यू विल क्लियरली राइट देयर इट इज अ इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट ऑफ द सेम एंजाइम व्हिच इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। SEQ 5th. Again, you have to take the most appropriate statement about alkaline phosphate is used in the determination of. So, alkaline phosphate का use हम किसके determination में करते हैं? किस चीज़ के determination करने के लिए हम alkaline phosphate का use करते हैं? First option, heart of skeletal muscle damage, liver and bone disease के लिए, myocardial infarctions and muscle disease के लिए, cancer and prostate के लिए. Fourth options are there. First, second, third and fourth. तो उसमें से करेक्ट क्या है? अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में करेक्ट क्या है? सो अल्कलाइन फॉस्फेट यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ के बारे में जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है लीवर एंड बोन डिजीज। मीन्स हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का एंजाइम का यूज़ लीवर एंड बोन डिजीज़ के डिटर्मिनेशन में यूज़ करते हैं। लीवर एंड बोन डिजीज़ के डिटर्मिनेशंस में हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द SEQ discussion of chapter 8. Stay tuned for more updates and for more lectures, and if you are watching this video for the first time, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you everyone.